सोचिए, एक ऐसा रहस्य जो सदियों पुरानी लोक कथाओं और आज की महत्वाकांक्षाओं के बीच एक खौफनाक टकराव पैदा कर दे। बेरमपुर का श्राप और मृत्युंजय अमृत। ये सिर्फ कोई कहानी या नाम नहीं है, ये एक भूला हुआ सच है। एक ऐसा सच जो बहुत धीमा है, खामोश है, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक छोटे से गांव में दबा ये राज विज्ञान की हर हद को पार कर जाता है। और सच मानिए, जब ये जागता है ना, तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। अगर उनके कदमों की आहट सुनाई दे तो वहां छिप जाना जहां वो तुम्हें ना देख सके। जरा सोचिए, ये कोई आम सलाह नहीं थी। ये एक बेबस पिता की वो आखिरी चेतावनी थी जो उसने शनिवार की एक मनहूस रात को अपने बेटे मदन को दी थी। मदन, जो बस अपने दोस्तों से मिलने जाना चाहता था। उसे क्या पता था कि उस रात जंगल के घने अंधेरे में उसका सामना निशिरमोलो नाम की उन खौफनाक ताकतों से होने वाला है जिनका खौफ सदियों से उस गांव की रग रग में बसा हुआ है। और उनसे बचने के सिर्फ 3 बेहद सख्त नियम थे। पहला, तुरंत छिप जाओ। दूसरा, उनकी तरफ भूलकर भी मत देखना। और तीसरा, जब तक उनके मंत्रों की आवाज पूरी तरह से बंद न हो जाए, बाहर मत आना। ये निशिरमोलो कोई आम इंसान नहीं थे। कहा जाता है कि ये 4 भयानक आकृतियां थीं जो हमेशा अपने कंधों पर एक भारी ताबूत उठाए चलती थीं। मदन की वो छोटी सी जंगल की सैर कैसे एक खौफनाक दुस्वप्न में बदल गई, ये नियम उसी की गवाही देते हैं। अगर कोई उन्हें देख लेता तो वो कभी कभी भी जिंदा वापस नहीं लौटता था। और फिर उस खामोश ठंडी रात की हवा में एक भारी आवाज गूंजने लगी, बम बम बश। ये वही खौफनाक मंत्र था जिसने मदन की रूह कंपा दी थी। भारी कदमों की आहट सुनकर मदन ने डर के मारे झाड़ियों में छिपने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में उसने सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया। उसने अपनी एक आंख से उन्हें देख लिया। वो मंत्र की आवाजें पहले दूर गईं और फिर अचानक उसके ठीक पीछे गूंजने लगीं। अगली रात बरगद के पेड़ के पास मदन की लाश मिली। उसके चेहरे पर जमा हुआ खौफ चीख चीख कर बता रहा था कि उसने मरने से पहले कितनी भयानक चीज का सामना किया था। 400 साल बाद, भाग 1, अमृत के दृश्य। अब कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। मेघना को लगातार एक बेहद डरावना सपना आ रहा था। एक घना कोहरे से भरा जंगल, एक विशालकाय पक्षी और एक ऐसा रहस्यमयी पेड़ जिससे हरे रंग का पानी टपक रहा था। और ये कोई आम सपना नहीं था। इसका सीधा कनेक्शन था मृत्युंजय अमृत से, अमरता का वो रहस्यमयी तरल। दिल्ली में इशिता पर अपने प्रोफेसर जयदेव की तरफ से एक एंटीडोट बनाने का भारी दबाव था। इसी बीच उसे पुरानी लोक कथाओं की एक किताब मिली जिसमें लिखा था कि हर पूर्णिमा की रात एक खास पेड़ से ये हरा तरल टपकता है। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, किताब में छपा वो पेड़ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेघना अपने सपने में देख रही थी। ये कनेक्शन सच में दिमाग घुमा देने वाला है। भाग 2, गांव में अपशकुन। बेरमपुर में खतरनाक दस्तक। जैसे ही मेघना और इशिता ने रिसर्च के बहाने बेरमपुर गांव के अंदर कदम रखा, चीजें अचानक से बदलने लगीं। खौफनाक संकेत शुरू हो गए। गांव का वो शांत माहौल पल भर में हिंसक हो गया। एकदम से एक बहुत ही तेज आक्रामक आंधी आ गई। चमकते हुए सूरज को भारी काले बादलों ने निगल लिया। और सबसे डरावनी बात, जब वो लड़कियां गांव की मुखिया से मिलीं तो उनके मंदिर में जल रहा दीपक अचानक रहस्यमय तरीके से बुझ गया। सिर्फ एक बार नहीं, उसी वक्त मुख्य मंदिर में आरती कर रहे पुजारी का दिया भी अपने आप बुझ गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत बड़े अनर्थ की शुरुआत थी। बातों ही बातों में लड़कियों को मुखिया के बेटे अनुज से राजा सूरजभान के 400 साल पुराने राजमहल के बारे में पता चलता है। एक ऐसा इतिहास जो आज भी अपने अंदर भयानक राज दफन किए हुए है। अमृत की तलाश में पागल मेघना और इशिता ने तुरंत एक रिस्की योजना बना डाली। उन्होंने अनुज को मना लिया कि वो रात के घने अंधेरे में उन्हें उस खंडर हो चुके महल में ले जाएं, ताकि वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ सके। अब जरा उस रात के टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रात के 9 बजे पूरा गांव एक गहरी खामोश नींद में डूब चुका था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा। फिर ठीक रात 12 बजे अनुज चुपके से उन दोनों लड़कियों को लेकर राजमहल की ओर निकल पड़ा। वो एक खिड़की के रास्ते उस आलीशान खंडर में घुसे जहां अजीब बात ये थी कि मेघना को हर एक चीज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। लेकिन ठीक 12:05 पर बाहर गांव में उस सन्नाटे को चीरते हुए वही खौफनाक मंत्र एक बार फिर से गूंजने लगा। सालों से सोई हुई मौत अब जाग चुकी थी। उस तेज डरावनी आंधी के बीच फिर से वही आवाज गूंजी, बम बम बश।
इसे सुनते ही गांव वालों की सांसें हलक में अटक गईं। पुजारी हड़बड़ाते हुए सीधा मुखिया के पास पहुंचा। उसे एहसास हो चुका था कि निशिर मोलो वापस आ चुके हैं। जो शैतानी ताकतें कई सालों से खामोश थीं, वो आज फिर से गांव की सड़कों पर अपना ताबूत लेकर निकल पड़ी थीं। सोचिए उस खौफ का मंजर। पूरा गांव अपने घरों में कैद डर से कांप रहा था। भाग 3, ताबूत की वापसी, निशिर मोलो का शिकार। अब यहाँ दो चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तरफ राजमहल के अंदर मेघना, इशिता और अनुज को भारी जूतों के कदम ताल सुनाई देती है। आसपास कोई नहीं है, लेकिन अचानक एक भारी दरवाज़ा बहुत तेज आवाज के साथ खुलता है। वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी समय जंगल की सरहद पर जुआ खेल रहे संपत और कप्ता के सामने निशिर मोलो आकर रुक जाते हैं। उनकी खूंखार लाल आंखें उन्हें घूर रही हैं और उनके कंधों पर रखा वो मनहूस ताबूत धीरे धीरे खुलने लगता है। मॉडर्न दुनिया की नासमझी और सदियों पुरानी शैतानी ताकतों का ये आमना सामना सच में दिल दहला देने वाला था। और जैसे ही वो ताबूत खुला, एक बेहद दर्दनाक चीख ने रात के उस सन्नाटे को बुरी तरह चीर कर रख दिया। ये चीख संपत और कप्ता की थी। इस एक चीख ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, ये इस बात का पक्का और खौफनाक ऐलान था कि बेरमपुर के उस पुराने श्राप ने आज रात अपना नया शिकार चुन लिया है। तो अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर ये निशिर मोलो है कौन? वो मृत्युंजय अमृत असल में है क्या? और सबसे बड़ा रहस्य, मेघना का उस 400 साल पुराने राजमहल से क्या गहरा नाता है जो उसे वो डरावनी जगह भी इतनी जानी पहचानी लग रही थी? ये वो खौफनाक सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी उस अंधेरे गांव की गहराइयों में कहीं दफन हैं। इन बातों पर गहराई से सोचना जरूरी है, क्योंकि हमेशा याद रखिए, इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं पलटा जाना चाहिए।